नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम लोग जो है इसके पहले वाले पार्ट में देखे थे। कुछ तकनीकी कारण के कारण जो है इसको इस पार्ट में प्रारंभ किया जा रहा है। तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है जो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका क्या है भाई? ठीक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009। अब इसमें क्या किया गया था? इस समय निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो, अब इसको जो है 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब 6 से 14 वर्ष के बालकों को पढ़ाना अनिवार्य है किसी भी कंडीशन में। अब जब विकलांग होंगे या दिव्यांग होंगे तो उनकी उम्र क्या होगी? 6 से 18 वर्ष। बस अभी इतना ही याद रखिए। बाकी जो है अभी शिक्षा का अधिकार अधिनियम अलग से मैं पढ़ा दूंगा। इसमें बहुत से जो है, ठीक है, धाराएँ हैं, बहुत से प्रावधान किए गए हैं, बहुत से चीज़ें हैं। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात है, बहुत कुछ है, उसको आगे देखा जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई चीज़ आपकी आ सकती है। 86वां संविधान संशोधन क्या है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है, कितने हैं? शिक्षा का अधिकार, ठीक, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? ठीक, ये समझ लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान कब का है? मध्याह्न भोजन योजना कब का है? 15 अगस्त 1995। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब की है? 5 मई 1988। ठीक, अब एक चीज और याद रखिए, समवर्ती सूची वर्तमान में शिक्षा की सूची में है। वर्तमान में शिक्षा की सूची में है, समवर्ती सूची में है। ठीक है, समवर्ती सूची क्या होती है? एक संघ प्लस राज्य दोनों जो है नियम बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं समवर्ती सूची। तो शिक्षा वर्तमान में किस सूची में है? समवर्ती सूची में। ठीक है, अब इसको समवर्ती सूची में कब ला गया? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है शिक्षा को राज्य सूची से, कहां से? राज्य सूची से निकाल कर कहां डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। अब राज्य और संघ अपना कानून बना सकता है, लेकिन राज्य अपने जो है स्थिति कंडीशन के अनुसार में उसमें संशोधन सुधार कर सकती है। तो शिक्षा वर्तमान में जो समवर्ती सूची में है, पहले जो है राज्य सूची में था। इतनी चीज याद रखिए। शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, जहां से एक नंबर जो है आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अधिगम। अगला टॉपिक है अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है भाई? ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है, ठीक, अधिगम लर्निंग, सीखना, सब एक ही चीज होता है। अर्थात पूर्व अनुभव के आधार पर जब हमारे व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं अधिगम या सीखना, या अंग्रेजी में कहेंगे लर्निंग। ठीक है, एक ही चीज है। पूर्व अनुभव के आधार पर जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना, अर्थात ग्रो टू मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो यहाँ से देखिए कुछ परिभाषाएं हैं, उसको याद रखिएगा। ठीक, अब जैसे क्या परिभाषा है, बार बार आ जाता है, गेट्स व अन्न की परिभाषा। ये सब प्रश्न में आपके जो है सीधे सीधे टेट में आ सकते हैं। गेट्स एवं अन्न की परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा था अधिगम के बारे में? तो इन्होंने कहा था अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम
अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। किसने कहा था? ठीक है, गेट्स व अन्य ने कहा था। ठीक, अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अगला देखते हैं हम लोग गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड ने क्या कहा था? गिलफोर्ड बहुत जगह आएंगे आप लोगों को, अभी पढ़ाया जाएगा। अवसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, ठीक है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, बहुत जगह आएंगे। तो गिलफोर्ड ने क्या कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ठीक है, क्या है? कोई परिवर्तन क्या है? अधिगम है। मत भूलिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। एक एक टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट कर लीजिएगा। और यही प्रश्न सीधे सीधे टेट में प्रश्न पूछेंगे आपके। टेट में सीधे सीधे देखिए भाई, फैक्ट पूछता है। अगला है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा था? वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दिया था? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया है। किसने कहा था? तो वुडवर्थ महोदय ने कहा था। ठीक, अगला परिभाषा देखते हैं हम लोग क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का, अर्जन है। ठीक है, अभिवृत्तियों का क्या है? अर्जन है। और एक और है स्किनर महोदय ने क्या परिभाषा दी थी अधिगम की? इन्होंने कहा था प्रगतिशील। इन्होंने क्या कहा था? प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम है। ठीक है, क्या है? अधिगम है। इसको याद रखिएगा। ठीक, गेट्स ने क्या परिभाषा दी थी? अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। गिलफोर्ड ने क्या कहा था? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन अधिगम है। वुडवर्थ नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम है। मत भूलिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है, ठीक, एक पॉइंट है, हम देखते हैं अधिगम की प्रक्रिया के कितने तत्व होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपका आ सकता है, तो इसको भी देखना बहुत जरूरी है। अधिगम की प्रक्रिया के तत्व, अर्थात हम क्यों सीखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया के तत्व, अधिगम की प्रक्रिया के तत्व, अर्थात हम क्यों सीखते हैं। ठीक है, एक प्रश्न उठता है, अर्थात हम सीखते क्यों हैं। ठीक है, देखिए इसके चार तत्व। कितने तत्व हैं? चार।
पहला क्या होता है? आवश्यकता। ठीक है, हमारी आवश्यकता होती है, ठीक, अर्थात प्रयोजन होता है। आवश्यकता में क्या छिपा होता है? रोटी, कपड़ा एवं मकान। ठीक है, सबको चाहिए। ठीक है, रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए, कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, मकान चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब आप लोग को लग रहा है कि हमारे पास तो है, ये कौन नई बात है, लेकिन आज है ना, भविष्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज माता पिता खिला रहे हैं, कोई पे आश्रित हैं, लेकिन भविष्य में तो आपको अपने पैर पे आश्रित होना है, तो यह जो सभी को चाहिए। तो पहले हो गया आवश्यकता, ठीक। फिर दूसरा क्या हो गया? दूसरा होता है लक्ष्य। ठीक है, हम अब ये सब चाहिए कैसे? हम एक लक्ष्य अपना गोल बनाते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं। तो वर्तमान में गोल आप लोगों का क्या है? टेट निकल जाए, सुपर टेट निकल जाए, ठीक है, या कोई कंपटीशन निकल जाए जिससे हमको क्या मिल सके? रोजगार मिल सके। ठीक है, तो एक लक्ष्य हम बना लिए। बिना लक्ष्य की देखिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं चलती भाई। पहले हमारी आवश्यकता होती है, तभी हम सीखते हैं। दूसरा, हम एक लक्ष्य बना लेते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? अब लक्ष्य बना लेते हैं तो लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, बड़ा जो है संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी आसानी से मिल जाता है, कभी कभी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक, कभी कभी नाना प्रकार की दिक्कतें आती हैं, कभी कभी हम हताश हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो परिस्थितियों से समायोजन करना एक मनुष्य को आना चाहिए। और आप लोग तो शिक्षित मनुष्य हैं, कल शिक्षक बनेंगे जो है। ठीक, तो हम क्या करते हैं? उन परिस्थितियों से समायोजन करते हैं। क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। जब हम समायोजन करते हैं तो पुनः अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। और जब हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो अंततः क्या होती है? सफलता मिल जाती है। जब सफलता मिल जाती है तो फिर हमारे जीवन धारा में क्या जाता है? हमारे जीवन धारा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, हमारी लाइफ स्टाइल में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जो आलोचक थे वह प्रशंसक बन जाते हैं। बहुत कुछ जो है परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा कितने तत्व हैं? 4। आवश्यकता, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न उठा सकता है। अब हम आगे देख लेते हैं अधिगम का नियम। ठीक, अधिगम का नियम, यहाँ से एक प्रश्न श्योर आता है आप लोगों का। ठीक है, इसको देखते रहिएगा। अधिगम का नियम, देखिए अधिगम का नियम किसने दिया था भाई? तो अधिगम का नियम जो है दिया था लॉ ऑफ लर्निंग। किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक है, किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। इन्होंने अधिगम के 2 नियम बताए थे। पहला बताया था मुख्य नियम। ठीक है, पहला क्या था? मुख्य नियम। ठीक, दूसरा क्या था? गौड़ नियम। ठीक है, गौड़ नियम। ठीक, मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। और सेकेंडरी लॉ कितना था? 5। इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब शिक्षा शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये सब जानना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप सिखा पाएंगे बच्चों को, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। तो मुख्य नियम कितने? 3। इसमें पहला क्या है? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। ठीक है, तत्परता का मतलब क्या होता है? तैयार होना। ठीक, अब देखिए जब हम सिखाने और सिखाने के लिए या बच्चा सीखने के लिए तत्पर होगा, अर्थात पहले से तैयार होगा। ठीक है, पूर्व से तैयारी करेगा, पहले से तैयार होगा, तभी हम सिखा पाएंगे, अन्यथा सिखाना आसान नहीं होता है। ठीक, तो बच्चे को तत्पर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए घोड़े को प्यास लगी है और उसको तालाब के किनारे ले गए, आप उसको कह रहे हैं कि पानी पियो, आप उसको पानी पिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको 4 डंडा मारेंगे तब भी पानी नहीं पिएगा जब तक कि वह जो है उसकी इच्छा नहीं होगी। इसलिए तत्परता बहुत जरूरी है। और किसी ने कहा है अगर आप सीखने के लिए तत्पर हैं तो इसका मतलब आधी लड़ाई आप जीत लिए। तो पहला क्या है? तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या होता है भाई? ठीक है, किसी क्रिया को बार बार करना।
किसी क्रिया को बार बार करना जिससे वह क्रिया क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अभ्यास का नियम। तो पढ़ने में, सीखने में अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर हम अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों बाद हमारे स्मृति पटल से चीजें उतरने लगती है। इसलिए जो है अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसके दो उप नियम है, ठीक है। प्रयोग का नियम, दूसरा है अनुप्रयोग का नियम, ठीक है। जब हम प्रयोग करते हैं तो चीजें याद रहती है, जब हम प्रयोग करना जो है छोड़ देते हैं तो चीजें क्या होती है, भूल जाती है। तो प्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। अब तीसरा क्या है, ठीक है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, ठीक है। देखिए भाई, ये क्या होता है, जब किसी कार्य को करने से हमको सुख संतोष मिलता है, ठीक है, सफलता मिलती है, तो हम उसको बार बार करते हैं, ठीक है। और सफलता मिलती है तो हमारा प्रभाव क्या होता है, जम जाता है। जब किसी कार्य को करने से दुख हो, दंड मिले, तो उस कार्य को अच्छा करेगा क्या, नहीं, भाग जाता है, ठीक। इसमें भी दो उप नियम है। पहला संतोष का नियम, ठीक है, और दूसरा क्या है, असंतोष का नियम। असंतोष का नियम, असंतोष का नियम, ये हो गया आपका संतोष का नियम, असंतोष का नियम, ठीक। तो मुख्य नियम कितने हैं, 3 है, याद रखिएगा। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और आपका प्रश्न पूछ लेता है, तीनों दिया रहेगा, पूछ लेगा मुख्य नियम के अंतर्गत कौन एक नहीं है। तो ये तीनों याद है, तो एक जो भी रहेगा तो उसको आप समझ जाएंगे ये नहीं है। और गौड़ नियम कितने हैं भाई, तो गौड़ नियम 5 है, ठीक है, सेकेंडरी लॉ कहते हैं। इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है भाई, पहला दूसरा इसमें क्रम कुछ नहीं है, बस 5 है। पहला आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है, जब बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए कोई एक क्रिया करता है, अर्थात विद्यालय में पढ़ लिया, विद्यालय से पढ़ के सफल हो गया, अर्थात घर पे ही पढ़ के सफल हो गया, अर्थात कोचिंग में पढ़ के सफल हो गया, या किसी एक गुरु के संरक्षण में जो पढ़ के सफल हो गया, ठीक है, कोई एक क्रिया करके सफल हो गया, या अपने से पढ़ के ही सफल हो गया, तो उसको हम कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम क्या होता है भाई, बहु अनुक्रिया का नियम, तो बहु अनुक्रिया का नियम क्या होता है, बहुत से क्रिया करके हम हाथ पांव मारते हैं, जो है हाथ पांव मारते हैं, कहीं से किसी तरह सीख ले, अपने जीवन में सफल हो जाएं, ठीक। गुरु से सीखते हैं, ठीक है, माता पिता से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, कोचिंग संस्थान से सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, कहीं से भी बहुत से अनुक्रिया करते हैं, सहपाठी मित्रों से मदद लेते हैं, तो उसी को कहते हैं हम जो है बहु अनुक्रिया का नियम। तीसरा है मनोवृत्ति का नियम। तीसरा क्या है भाई, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम क्या है, वो जैसा हम धारणा बना लेते हैं, ठीक है, अगर हम सोच लेते हैं सफल हो जाएंगे तो सफल हो जाएंगे। अगर हम पहले से ही सोच लेते हैं कि नहीं, सफलता मिलना आसान नहीं है, तो फिर हम असफल ही रहते हैं, ठीक। तो जैसे हम धारणा बना लेते हैं, जैसे मनोवृत्ति पाल लेते हैं, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि सफलता मिलेगी तो निश्चित मिलेगी, लेकिन उसके साथ जो है घनघोर मेहनत करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। तो आंशिक क्रिया का नियम, बहु क्रिया का नियम। तीसरा क्या है, मनोवृत्ति का नियम। और चौथा क्या है, सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम क्या कहता है भाई, ठीक है, सादृश्यता का नियम क्या कहता है, तो सादृश्यता का नियम कहता है पूर्व सफलता से नई सफलता को जोड़ना, पूर्व सफलता से नई सफलता को जोड़ना। देखिए भाई, कभी कभी इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूर्ण सफलता से नई सफलता को जोड़ना। देखिए कभी कभी हम जीवन में निराश हो जाते हैं कि अब हमको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है,
कुछ पढ़ रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक लग रहा है जो पढ़ तो रहे लेकिन सफलता नहीं मिलने वाली दिखाई दे रही है, तब उस कंडीशन में क्या किया जाता है, सादृश्यता का नियम काम करता है। इसमें छात्र को, ठीक है, या अपने आप को ही पूर्व में याद करिए कि कभी तो जीवन में सफल हुए होंगे आप, हाई स्कूल इंटर अपने से पास किए होंगे, ग्रेजुएशन अपने से पास किए होंगे, कोई एंट्रेंस, ठीक है, एग्जाम निकाले होंगे, कुछ तो निकाले होंगे, हाँ, तो याद आ जाएगा कि हाँ निकाले हैं भाई, तो उस समय निकाल सकते हैं तो आज क्यों नहीं। तो इसी को कहते हैं सादृश्यता करनी, पूर्व सफलता से नई सफलता को जोड़ना जो है, ठीक, ये हो गया सादृश्यता का नियम। अगला है पांचवा, साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये पांचवा है। अब इसमें भी वही कंडीशन आ जाती है, ठीक है, कौन सी कंडीशन आ जाती है, हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है, सबसे दुखी हम ही हैं, ठीक लेकिन जो है अपने से नीचे देखेंगे तो हम लोगों से भी बुरी बुरी कंडीशन में लोग हैं जो है, ठीक है, जो अपने जीवन में संघर्ष किए, आगे बढ़े और आज सफल हो गए, बहुत से उदाहरण है, ठीक। तो हम बच्चों को क्या करते हैं, संवेगिक इमोशनल परिस्थिति से जोड़कर वह क्रिया कराई जा सकती है। इस नियम में क्या होता है, ठीक है, सांवेगिक परिस्थिति से जोड़कर बच्चे से वह क्रिया कराई जा सकती है जिसको वह करने में समर्थ हो, तो उसको हम जो है इमोशनल कंडीशन में ले जाते हैं, ठीक है। उससे नीचे वालों का बहुत से उदाहरण देते हैं, जैसे एक मैं उदाहरण बार बार देता हूँ। एक बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश से सटा, वहाँ एक लड़का था जो है तैयारी करने गया था दिल्ली में, ठीक है, माली स्थिति सही नहीं थी, उसके पिता रिक्शा ट्राली चला के जो उसको पैसा देते थे पढ़ने के लिए, आधा पैसा ये भेजते थे, आधा पैसा लड़का ट्यूशन वगैरह पढ़ा के जो अपना करता था, कार्य करता था, जो है पढ़ता था। अब समझिए जो है लड़के को पता था मेरे पिता मुझे ट्राली चला के पैसा भेज रहे हैं, और जो है पिता को भी पता था कि जो है मैं किसी तरह पैसा भेज रहा हूँ, लड़का भी आधा पैसा कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते होंगे तो क्या सोचते होंगे, याद रखिएगा जो है, ठीक है, बहुत ही इमोशनल कंडीशन। लेकिन लड़का अंततः प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो पिता ने कहा बेटा ऐसा आप पढ़ो, अब तुम, हम जो है किसी तरह पैसा भेजेंगे। फिर लड़कों को भी पता था कि कहाँ से पापा पैसा भेजेंगे, ठीक है, जब पैसा नहीं रहता तो कोई देने वाला भी नहीं होता है, तो पिता ने जो है किसी तरह जो है पैसा भेजा, और लड़के ने पूरे मन से तैयारी किया, अंततः जो है IAS में तीसरी चौथी रैंक आ गई, ठीक। तो फिर पिता से पूछा गया कि जो है आपने कैसे पढ़ाया, तो उन्होंने कहा कि जो है अपना खेत बेच दिया था। तो समझ लिए लड़के को पता था कि पिताजी कैसे पैसा दे रहे हैं। तो जब वह उस कंडीशन में जो है बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो बहुत से लोग उससे बहुत अच्छे कंडीशन में होते हैं, तब भी जो है अपने को निराश हताश समझ लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, सांवेगिक स्थिति से जोड़कर वह क्रिया कराई जा सकती है जिसको बालक करने में समर्थ हो। तो यह नियम बहुत जरूरी है जो, ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तब। यहाँ से देखिए आपका सीधे सीधे प्रश्न आता है, एक प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा, और थॉर्नडाइक बहुत जगह है भी, ठीक है, इनका अधिगम का नियम थॉर्नडाइक का है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है, थॉर्नडाइक ने लिखी। अधिगम का नियम है इसमें उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। ये समझ चीजें याद रखिएगा। अब अगले क्लास में हम देखेंगे जो है, अगले क्लास में हम देखेंगे, ठीक है, अधिगम की महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है जी, तो इसको भी हम देखेंगे अगले कक्षा में, मनोविज्ञान का संप्रदाय। तो कुछ प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ लास्ट में जो है 10 प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग सोचिएगा। 3-4 क्लासेस हो गई मेरी, उसमें आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, ठीक है कौन है भाई, एक 2 विकल्प मैं दे दे रहा हूँ, थॉर्नडाइक या अरस्तु, कौन है, तो थॉर्नडाइक है, ठीक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम जेम्स है, कौन है, विलियम जेम्स है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी,
ठीक, व्यवहार मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो जे.बी. वाटसन है। ठीक है, किसने कहा था मुझे 1 दर्जन शिशु दे दो, उसको आप जो चाहोगे बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डकैत, किसने कहा था? तो बताइएगा, ये वाला आंसर बताइएगा। मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? ठीक, कौन है भाई? तो सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, किसने कहा था मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का परित्याग किया, पुनः चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है? वुडवर्थ ने कहा था कि थॉर्नडाइक ने कहा था? ठीक है, अगला प्रश्न है, SOR थ्योरी किसकी है? वुडवर्थ की है, थॉर्नडाइक की है? तो यह किसकी थ्योरी है? SOR थ्योरी किसकी है? जल्दी बताइए आपको। वुडवर्थ की है कि थॉर्नडाइक की है? SOR थ्योरी किसकी है? एक पढ़ाया गया था आप लोगों को। SOR थ्योरी किसकी है? ठीक है, तो वुडवर्थ की है। एक प्रश्न और बताइए, शिक्षा वर्तमान में किस सूची में है? तो वर्तमान में किस सूची में है भाई? समवर्ती सूची में। ठीक, एक प्रश्न और बताइए, दुनिया में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में लीपजिग जर्मनी में खोली गई थी। ठीक है, लीपजिग जर्मनी में खोली गई थी। ठीक, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लीपजिग जर्मनी में खोली गई थी। किसने खोली थी? ठीक, 2 विकल्प मैं दे रहा हूं, सोचिएगा आप लोग, विलियम वुंट कि विलियम जेम्स ने? ठीक है, विलियम वुंट ने या विलियम जेम्स ने? जल्दी बताइए। ठीक है, तो किसने? तो विलियम वुंट ने। इसी तरह 10 प्रश्न मैं लास्ट में करूंगा, जो हालचाल लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, हालचाल लेने से समझ चीजें तैयार हो जाती है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, जो है लगे रहिए, जो है टेट का एग्जाम होगा ही, साथ में जो है सरकार पे काफ़ी दबाव है, और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है छात्र हित में कुछ नया फैसला लेगी, जो है और अधिक से अधिक संख्या में जो है वैकेंसी निकालेगी, जिससे जो है छात्रों का कल्याण हो सके। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, जो है लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।